हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और मस्त होगे। अब देखो, मैं यहाँ से बस आशा ही कर सकता हूँ कि हाँ, आपका पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा, आप टाइम पर रिविजन कर रहे होगे, नोट सुंदर से बना रहे होगे। रियलिटी क्या है ये आपको भी पता है अच्छे से, और मुझे भी पता है कि आप कितना पढ़ रहे हो। तो ये चैप्टर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स टफ होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, इसको एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। और जो जो नोट्स नहीं बना रहे हो, नोट्स बनाओ, कुछ नहीं समझ में आएगा नहीं तो आपको मेरे लेक्चर में रह के जैसा महसूस हो रहा है, जैसा आपको लग रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है एकदम, सर सब कुछ समझा दे रहे हैं, एक एक लाइन क्लियर हो रहा है, ये फीलिंग, ये अच्छा महसूस होना कि हाँ ये तो सब कुछ समझ में आ ही रहा है, ये बायोलॉजी क्या होता है, ये तो सब कुछ क्लियर ही है, ये आपको महसूस होना, ये मेरे एफर्ट के कारण है कि आपको इतना सिंपल करके समझा रहे हैं। लेकिन आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, आपका मार्क्स कैसा आएगा, ये सब उस बात पर डिपेंड करेगा कि आप लेक्चर के बाद आप कितना मेहनत कर रहे हो, आप उसको रिवीजन कर रहे हो कि नहीं, आप एनसीईआरटी बार बार आप पढ़ रहे हो कि नहीं, आप क्वेश्चंस बना रहे हो कि नहीं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हाँ, क्लास में रह के एक एक लाइन को समझाना, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से सिंप्लीफाई करके समझाना, ये मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पिछले वाले क्लास में क्या पढ़ाया था मैंने, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था रेप्लिकेशन, ठीक है। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चन देखिए, ठीक है। और आप कमेंट्स में आप जवाब भी दोगे, ठीक है, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। चलो बताओ, स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए थ्रू विच रेप्लिकेशन अकर्स, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बताइए। ऐसा क्वेश्चन देगा तो क्या करोगे। बताइए, प्रायोरिटी दीजिए इसमें से, कमेंट करो, मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ मैं कमेंट। चलो बताओ बताओ बताओ, पॉज करके बताओ। रेप्लिकेशन स्टॉक, रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिका, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अरे बोथ बी एंड बी क्यों लिखा हुआ है, बोथ ए एंड बी होगा ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। अब बताओ, बोथ ए एंड बी, अब बताओ। चलो वेरी गुड, सही जवाब है, सही जवाब है, आप लोग का सही जवाब है ना। बोथ ए एंड बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए, बताइए इसका, बोलिए। ये एक तरह का ये है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। ऑप्शन चाहिए रुको ऑप्शन देता हूँ इसमें, रुको ऑप्शन देता हूँ। लो, पॉइंट ये है ना आपका, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए द डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड फॉर्म्स ऑन द टेम्पलेट विद पोलैरिटी डैश। तो पोलैरिटी का ऑप्शन दिया हुआ है, या तो यहाँ पर आप ए भरो या तो बी भरो, है ना, या तो ये होगा यहाँ पे और या तो ये होगा यहाँ पे, एंड द पोलैरिटी ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड इज डैश, है ना। चलिए, कमेंट में जवाब आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 2 का, मैं कमेंट देख रहा हूँ यहाँ से। चलो, हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, हाय हेलो हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। चलो बताओ आंसर, बताओ आंसर आंसर आंसर, आंसर नहीं मिला अभी तक, पॉज करके सॉल्व करो जल्दी, बता आंसर। अरे गधा, तो कोई बात नहीं समझ में आता है कि जब डीएनए जब ओपन होगा ऐसे, जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क तो नहीं वाला क्वेश्चन तो आसान सिंपल, तो रेप्लिकेशन फॉर्क जब इसको कहते हैं, तो एक तरफ होता है कंटिन्यूअस, जो कि हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, 5 to 3। दूसरे तरफ हो जाएगा क्या, डिसकंटिन्यूअस, है ना। और अगर ये 5 to 3 है तो ये वाला हो जाएगा क्या, 3 to 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए द डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड फॉर्म्स ऑन द टेम्पलेट विथ पोलैरिटी। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म हुआ है, उसका क्या है 3 to 5, तो ये किस टेम्पलेट पे फॉर्म हुआ होगा, ये फॉर्म हुआ होगा 5 to 3 में, है ना। अगर इस, सुनो सुनो ध्यान सुनो, अगर कंटिन्यूअस का पोलैरिटी 5 to 3 है तो डिसकंटिन्यूअस का पोलैरिटी 3 to 5 है, और अगर ये वाला 3 to 5 है तो ये वाला क्या हो जाएगा 5 to 3। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 5 to 3। ओके, आया बात समझ में। एंड द पोलैरिटी ऑफ कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, अब कंटिन्यूअस स्ट्रैंड का पोलैरिटी तो पता ही है पहले से, यहाँ पर भी हो जाएगा 5 to 3। तो ये ऐसा क्वेश्चन था कि अगर आप आंसर अगर आप बना भी लोगे तो सेल्फ डाउट में चले जाओगे 2 बार कि भाई सही है कि नहीं, दोनों में 5 to 3 होगा क्या। बुझाया कुछ, किसका किसका सही हुआ बताओ, कमेंट में बताओ, चैट में बताओ, चैट में बताओ किसका सही हुआ। गजब कर देते हो यार आप लोग। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखोगे, आओ देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मिस्टेक ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैन कॉज, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, और ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये मैंने क्लियर किया हुआ है। चलो पॉज करके सॉल्व करो,
जवाब जवाब जवाब, चैट में जवाब आना चाहिए। मिस्टेक ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैन कॉज क्या? जवाब तो दो चैट में। देखो ध्यान से सुनो, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ था क्या, कि रेप्लिकेशन जो है उसके लिए एंजाइम जरूरत पड़ेगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो कि बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर्स है, लगभग 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड ये रेप्लिकेट कर देता है। तो अगर ये हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से अगर नहीं होगा तो कुछ एरर आ जाएगा डीएनए को कॉपी करते टाइम में, और वो जो एरर आ जाएगा वो क्या कॉज कर देगा? म्यूटेशन कॉज कर देगा। समझ में आया बात? तो वो एरर आ जाएगा, वो मिस्टेक हो जाएगा। और म्यूटेशन का डेफिनेशन होता है सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल या फिर चेंज इन द नाइट्रोजनस बेसिस। दोनों बात एक ही है, दोनों बात चल सकता है डेफिनेशन में। आया बात समझ में? तो सिंपल था कि म्यूटेशन तो होगा ही, है ना, चेंज इन द बेस सीक्वेंस ही तो होगा। अरे ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है ये बेस सीक्वेंस को ही ना यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री में लिखता है ना, बनाता है। तो अगर मिस्टेक हो गया, एरर हो गया, तो ये यहाँ पर मान लो एडेनिन है, यहाँ पर थाइमिन आना चाहिए, यहाँ पर गलती से ग्वानिन आ गया, तो ये मिस्टेक हुआ ना। समझे बात को? म्यूटेशन हुआ ना, और वो सडन चेंज इन द बेस पेयर ही हुआ ना, तो ये भी हो जाएगा आंसर। बोथ ए एंड बी हो जाएगा आंसर, है ना। नो इफेक्ट में भी मार रहा है बहुत लोग चैट, गंदा बच्चा। और इधर देखो यहाँ एटीपी, हाँ ये वाला क्वेश्चन बताओ, चौथा नंबर बताओ। एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी, एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी, सिमिलर रिक्वायरमेंट्स कैन बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन बाय विच कंपाउंड। इसमें आपको लिखना है ट्रू एंड फॉल्स। सर ऐसे तो नहीं होता है, ये तो आप चीटिंग कर रहे हैं, नीट में तो एमसीक्यू पूछता है, मतलब 4 को ऑप्शन होता है, उसमें से हम लोग ना एक ठो में कुत्ता मारते, मतलब तुक्का मारते हैं। बनाओ शांति से, ट्रू एंड फॉल्स करो, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। सुनो सुनो, ध्यान सुनो। एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है, सिमिलर रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन बाय विच कंपाउंड? राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? ये ट्रू है फिर फॉल्स है? आपको टिक मारना, बताइए, बताओ, चैट में आना चाहिए जवाब अभी। कहां देख रहा है इधर उधर? जवाब लो, स्टार्ट करें। ध्यान दो, अब एकदम ध्यान दो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका, ये कॉन्सेप्ट था आपका किसका? न्यूक्लियोसाइड का, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड का, जिसमें आप ये पढ़ते हो कि न्यूक्लियोसाइड, है ना, जैसे मान लो कि हम लोग बात करते हैं जब एटीपी का, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग लिखते हैं एडिनोसिन, एडिनोसिन कोई कंपाउंड है, एक फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब यहाँ पर आप इस बात को समझो कि ये क्या है, ये एडिनोसिन क्या है? ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। मतलब ये जो न्यूक्लियोसाइड है, ये जो आपका न्यूक्लियोसाइड है, इसमें क्या क्या कंपाउंड्स है? शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। अब नाइट्रोजनस बेस अगर एडेनिन था तो ये एडिनोसिन हो गया, ग्वानिन हो जाएगा तो गुआनोसिन हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा, साइटोसिन अगर है तो यहाँ पर साइटिडिन हो जाएगा, थाइमिडिन हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो ये क्या है? ये आपका न्यूक्लियोसाइड है। अगर इसमें 3 फॉस्फेट जुड़ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और ये जो शुगर है, ये शुगर हो सकता है कि या तो डीऑक्सी वाला राइबोज हो और या तो हो सकता है कि राइबोज हो। तो इंपॉर्टेंट बात ये है अभी कि ये जो रेप्लिकेशन फॉर्क होता है, इस रेप्लिकेशन फॉर्क में मान लो कि यहाँ पर थाइमीन है, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पर गुआनिन है, ठीक। तो इसके आगे में जो भी चीज़ बनना है, इसके आगे में जो भी चीज़ बनना है, थाइमीन के उल्टा यहाँ पर क्या बनना है बताओ? एडेनिन बनना है ना। तो यहाँ पर हम लोगों के पास न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के नाम पे बहुत सारा हो सकता है ऑप्शंस। क्या क्या हो सकता है? एटीपी हो सकता है, जीटीपी हो सकता है, सीटीपी हो सकता है, टीटीपी हो सकता है। ये कंपाउंड्स कैसे बना, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया। क्या बताया मैंने आपको? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटिडिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट। और ये एडिनोसिन या फिर गुआनोसिन, ये सब क्या है? ये आपका एक तरह का न्यूक्लियोसाइड है। समझ में आया बात आपको? पिछला लेक्चर में मैंने उसको क्लियर किया था बहुत बढ़िया से, ठीक है, लेक्चर जाके देखो। तो अगर यहाँ पर टी के आगे अगर ए लगाना है ना, तो यहाँ पर हम लोग यूज कर लेंगे एटीपी को, ताकि ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट टूटा एनर्जी दिया, दूसरा फॉस्फेट टूटा एनर्जी दिया, और यहाँ पर ये जो एडिनोसिन है जिसमें शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, और ये वाला फॉस्फेट, तो ये तीनों मिल करके एक न्यूक्लियोटाइड बना देगा और ये यहाँ पर चिपक जाएगा। आया बात समझ में? इसको मैं फिर से एक बार समझाऊं, इसको ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से सुनो। यहाँ पर ए अगर जोड़ना है तो एटीपी लाएंगे, तो जब एटीपी लाएंगे ना, तो ये एटीपी ऐसा दिखता है।
फॉस्फेट तोड़े, एनर्जी निकाल लिए, फॉस्फेट तोड़े, एनर्जी निकाल लिए, बॉन्ड बॉन्ड तोड़ करके, ठीक। फिर यहाँ पर ये वाला फॉस्फेट बच गया और ये वाला एडिनोसिन बच गया। इसमें शुगर होता है, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होता है। तो शुगर, फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस तीनों मिलकर क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड बन गया। और ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर चिपक जाएगा। अब यहाँ पर ए के उल्टा यहाँ पर टी होना चाहिए तो टीटीपी, यहाँ पर जी होना चाहिए तो जीटीपी, यहाँ पर जी है तो यहाँ पर सीटीपी। समझ में आया बात? तो मतलब ये है कि जो आपका रेप्लिकेशन है उसमें एक कंपाउंड होता था जो कि डुअल पर्पस की तरह काम करता था। एक को हम लोग बोलते थे क्या, कि वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और दूसरा फंक्शन क्या था उसका, कि वो एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करेगा। सबस्ट्रेट वो चिपक जा रहा है, समझ में आया बात? वो क्या हो रहा है? चिपक जा रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो तो आरएनए में होगा ना, राइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी वाला होगा ना, डीऑक्सी वाला होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए का बात कर रहे हैं। रेप्लिकेशन कभी आरएनए का होता है क्या? पढ़े हो क्या आरएनए का? अगर होता भी होगा तो आप तो नहीं पढ़े हो, तो दिमाग ऐसे लगाना है, ठीक है? जो पढ़े उसी में सवाल है, ठीक। चलो, और एएमपी क्या होता है? मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट तो नहीं होता है भाई, ये तो नहीं होता है ना। तो ट्राईफॉस्फेट वाला होता है ना, जीटीपी होता है ना, ये होता है। समझ में आया बात? और अगर ऑप्शन में अगर EFG अगर यहाँ पर डाल दिए यूटीपी, तो क्या यूटीपी होगा? क्या यूरासिल का यूज होता है क्या? नहीं होता है भाई। जवाब दो। ये तो फंस जाएगा तो लोग। अच्छा से मतलब थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करो, थोड़ा समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है, बढ़े आगे। और क्वेश्चन नहीं देंगे आप। चलो आगे पढ़ाई करो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चंस और लेके आएंगे, प्रैक्टिस सेशन रहेगा आपका, ठीक है? अब देखो, अब आप जिद्दी हो, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, थोड़ा हम भी जिद्दी है ना, पढ़ा के ही छोड़ेंगे, समझा के ही छोड़ेंगे। और थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन। टॉपिक आज कवर करने वाले हम लोग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? चलो थोड़ा सा इसका रिकैप आपको देते हैं। पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था क्या? रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन में मैंने आपको ये बताया कि जो रेप्लिकेशन होता है वो डीएनए का रेप्लिकेशन एंजाइम से होता है, जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसमें कि एक डीएनए स्ट्रैंड है। और ये जो डीएनए स्ट्रैंड है वो किसी एक पॉइंट से खुलता है। जिस पॉइंट से वो खुलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ORI, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि वहां से जब वो खुल जाएगा तो उसी जगह से रेप्लिकेशन भी स्टार्ट होगा, ठीक है? और इस दौरान एक इन्वर्टेड वाई शेप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है? और इस रेप्लिकेशन फॉर्क में एक तरफ स्टैंड होता है कंटिन्यूअस, एक तरफ होता है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है? और जो कंटिन्यूअस स्टैंड बनता है उसका पोलैरिटी कैसा होता है? उसका पोलैरिटी होता है 5' to 3'। तो डिसकंटिन्यूअस का कैसा हो जाएगा? 3' to 5'। अब दोनों का जो टेम्पलेट है उसका अपोजिट हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। वेरी गुड। और क्या बताया मैंने आपको? हाँ, कि ऐसा क्यों होता है कि रेप्लिकेशन फॉर्क में एक तरफ कंटिन्यूअस स्टैंड है, एक तरफ डिसकंटिन्यूअस स्टैंड है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एंजाइम काम करने वाला है जिसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को कैटलाइज करता है, दैट इज ओनली 5' to 3'। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? चैट बॉक्स में थम्स अप आ जाना चाहिए। बताओ, समझ में आ रहा है ना? अच्छे से आ रहा है समझ में? हाँ, ये लाइव लेक्चर है, तुमको गजब लग रहा है यार, ये लाइव है, लाइव है। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लाइव चैट दिख रहा है मेरे को सबका, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बताओ बताओ बताओ, चैट में बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक? और क्या? हाँ, कुछ एडिशनल एंजाइम भी मैंने आपको बता दिया था, जैसे हेलिकेज, गाइरेज, टोपोआइसोमरेज, SSBP, प्राइमेज, लाइगेज, बहुत सारा एंजाइम था, ठीक है? हाँ, वो जो फ्रैगमेंट्स बनता है, जो डिसकंटिन्यूअस फ्रैगमेंट्स बनता है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी बोलते हैं। और उसको हम लोग फर्दर डीएनए लाइगेज से जोड़ देते थे, ठीक है? ओके, वेरी गुड। अब जो पिछला लेक्चर देख के भी जस्ट आए हो उनको पता होगा कि मैंने यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट को बचा लिया था, ठीक है? मतलब ये रह गया था, ठीक है? ये रेप्लिकेशन फॉर्क आपको दिखाई भी दे रहा है सब कुछ, ठीक है? तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल चीज़ है कि डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, ठीक है? अगर फेल हो जाएगा सेल डिवीजन तब क्या होगा, तो ये सब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? चलो, एक क्वेश्चन के थ्रू हो जाएगा ये चीज़। रिकैप में ही यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लो कि डीएनए replication, it starts in which phase of cell cycle? which phase of cell cycle? तो इसका आंसर पता है क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एस फेज, ठीक है? अब जिसको नहीं पता एस फेज क्या होता है मैं तेरे को बता दूं, एकदम ध्यान से सुनना, अभी गड़बड़ाना मत कुछ, एकदम ध्यान से सुनना। देखो बाबू, देखो, जब आप क्लास 11th में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ते थे,
नहीं पढ़ते थे ठीक है, जो कि आपको याद नहीं, आप नहीं पढ़े हो। तो वहाँ पे 11th क्लास में सेल साइकिल, सेल डिवीजन जब आप पढ़ते हो ना, तो ये जो सेल डिवीजन है, ये सेल डिवीजन आपका होता है दो फेज़ में। एक को हम लोग बोलते हैं प्रिपरेशन फेज़, दूसरा को हम लोग बोल देते हैं एक्चुअल डिवीजन फेज़। और ये जो प्रिपरेशन फेज़ है, ये जो प्रिपरेशन फेज़ है, इसी को अपन बोला गया है क्या, इसी को बोला गया है आई फेज़। ठीक है, आई फेज़ का मतलब होता है इंटर फेज़। ठीक है, जिसमें आता है 3 फेज़ टोटल, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़। ठीक है, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़। ठीक है, और ये जो एक्चुअल डिवीजन फेज़ है, जिसको जिसको बोला जाता है M फेज़। ठीक है, M फेज़ या फिर माइटोटिक फेज़। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनो। सेल डिवीजन जो है ना, 2 स्टेप में होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि मान लो कोई लेडी है, ठीक है, कोई फीमेल है और उसको ना बेबी प्लान करना है, ठीक है, उसको प्रेगनेंसी प्लान करना है, तो एक डॉक्टर उसको क्या सलाह देगा, मान लो पतली दुबली पर, उसको क्या सलाह देगा कि भाई पहले खाना पीना खाओ, थोड़ा वजन बढ़ाओ, थोड़ा हष्ट पुष्ट हो जाओ खा के, है ना। तो ठीक वैसे ही सेल एक्चुअली में डिवाइड करने से पहले वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, वो थोड़ा हष्ट पुष्ट होता है खाना पीना खा के, है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, प्रिपरेशन फेज, मतलब आई फेज या फिर इंटर फेज, जिसमें आता है 3 चीज़। G1 फेज मतलब गैप 1, S फेज जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब होता है सिंथेसिस फेज, और एक है G2 फेज मतलब गैप 2 फेज। ठीक है, तो इसी S फेज में जो DNA है वो सिंथेसिस होता है या फिर ये DNA रेप्लिकेट होता है। बताइए कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ रहा है ना। क्या हो गया? बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो ये जो एस फेज है ना, इसी एस फेज में जो डीएनए है वो रेप्लिकेट कर जाता है। ठीक है, चलिए ओके। और ये एम फेज तो आपको पता ही हो, कमेंट में बता देना अगर आपको याद है तो, है ना, क्या क्या होता है इसमें। इसमें प्रो फेज, मेटा फेज, एना फेज, टिलो फेज, यही सब होता था। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि what happens if सेल डिवीजन या फिर साइटोकाइनेसिस फेल्स आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन या फिर कैरियो काइनेसिस। इसका जवाब दीजिए कमेंट में, चैट में जवाब दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मिक्स करके बना दिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन ये मिक्स है। एकदम इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना है बात को। देखो क्या होगा ना कि सेल डिवीजन कैसे होता है। तो सेल डिवीजन जब आप देखोगे एक अमीबा में, तो ये अमीबा है मान लो, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। ठीक, देखो ऐसे ही होगा सेल डिवीजन। तो क्या आपको ये बात दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड कर जाता है, फिर जाके ये वाला जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल डिवीजन के टाइम में पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियो शब्द आता है किसके लिए, न्यूक्लियस के लिए, है ना। बोलते हैं ना प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, कैरियो मतलब न्यूक्लियस के लिए, और काइनेसिस का मतलब होता है क्या, डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है क्या, साइटोकाइनेसिस। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। अब समझो एक बात, दूसरा बात ये कि ये कैरियोकाइनेसिस होते टाइम में जो डीएनए है, ये डीएनए क्या हुआ, ये डीएनए क्या हुआ, रेप्लिकेट हुआ, है ना। बताओ समझ में आ रहा है बात, ये डीएनए रेप्लिकेट हुआ। तो पॉइंट ये है कि डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है ताकि ये 2 डॉटर सेल्स में अपना डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। सिंपल सी बात है, क्योंकि अपने डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तब ना ये खुद का बाल बच्चा कहलाएगा, खुद का बुतरू कहलाएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, फिर एलियन कहलाएगा अगर अलग हो जाएगा तो, है ना। और अलग हो सकता है, क्यों हो सकता है, अगर डीएनए सेम टू सेम अगर नहीं गया उसमें, तो अगर गड़बड़ हो गया कुछ तो, है ना। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताओ और ये बताओ कि क्वेश्चन आपको सेम लग रहा है कि नहीं सेम, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको ये दोनों सेम लग रहा है ना। व्हाट हैपेंस इफ द सेल डिवीजन फेल या फिर साइटोकाइनेसिस फेल, कब,
आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन या फिर कैरियोकाइनेसिस। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, पढ़ाई में ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। तो एकदम ध्यान से समझना है, ठीक है। ये बेसिक्स था ना, इसको लिख ही देते हैं कि सेल डिवीजन कैसे होता है। तो पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। चलिए ओके। तो यहां पर जो है ना हो जाएगा क्रोमोसोमल एनोमेली, ठीक है, या फिर पॉलीप्लॉइडी। समझते हैं एकदम ध्यान से, ठीक है। इट रिजल्ट्स इनटू, पहले लाइन दिखा दे क्या आप लोग? हो सकता है बुक खोल रहे होगे बार बार, ये देखो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, थोड़ा अच्छा फील करोगे आप। देखो कहाँ गया कहाँ गया, हाँ ये वाला तो आपको मैंने बताया बायोटेक्नोलॉजी का, मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। रुक जाओ अभी, इसको शांत साइड रखो। हाँ देखो है लिखा हुआ कि यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का वो किस में होता है? एस फेज में होता है, ठीक, किसका? सेल साइकिल का एस फेज में। और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, देखो ध्यान दो, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड द सेल डिवीजन साइकिल शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड। हाँ ये नहीं कि रेप्लिकेशन हो गया और सेल डिवीजन हुआ ही नहीं, लेकिन अगर फेल हो जाता है सेल डिवीजन, कब? आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन, तो रिजल्ट हो जाएगा क्या? पॉलीप्लॉइडी, जो कि एक तरह का क्रोमोसोमल एनोमेली है, जो कि आप बाद में इसको पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको अभी समझा देता हूँ, ठीक है। अब बता समझ में आया कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, है ना। इट रिजल्ट्स इनटू पॉलीप्लॉइडी, ठीक है, जो कि क्या है? क्रोमोसोमल एनोमेली है। समझाऊं अब? एकदम ध्यान से सुनना। तो इसमें क्या है ना, एकदम ध्यान देना एकदम, ठीक है। फोकस फोकस कॉन्सेंट्रेशन। तो अब क्या है ना कि आप पढ़े होगे प्लॉइडी मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बारे में, ठीक है। तो अगर डीएनए का जो सेट है, वो जो क्रोमोसोम का जो सेट है, वो अगर आधा है ना, 46 नहीं बल्कि 23 है अगर, ठीक है, आधा है अगर, तो उसको बोलेंगे हैप्लॉइड। और अगर डबल है तो उसको बोलेंगे डिप्लॉइड, ठीक है। तो वो जो सेट है ना, वो जो सेट है उसको बोलते हैं प्लॉइडी, ठीक। तो अब मान लो कोई सेल है और वो रेप्लिकेट कर गया, उसका जेनेटिक रेप्लिकेट कर गया। अब उसको आधा आधा डिवाइड होना था, वो डिवाइड हुआ ही नहीं। तो जो डबल हुआ, जो रेप्लिकेशन हुआ, वो तो इसी में न रह गया, एक ही सेल में रह गया ना। तो हो सकता है नहीं कि उसका प्लॉइडी डबल हो जाए या फिर और भी ज्यादा हो जाए, जो कि केस आता है किसमें? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में। चैप्टर नंबर 1 आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, इंडोस्पर्म जाता है आपका फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में। सेल एक ही रहता है, न्यूक्लियस डिवाइड 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 करते रहता है। समझ में आ रहा है बात? तो वहां पर प्लॉइडी ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉली का मतलब मेनी, प्लॉइडी मतलब वो सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लॉइडी। और ये कंडीशन जब क्रोमोसोम नंबर जब गड़बड़ाने लगता है, वो जो सेट है जब छेड़छाड़ हो जाएगा, बदल जाएगा, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रोमोसोमल एनोमेली। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चैट बॉक्स में दिखना चाहिए, बताओ। गायब हो जा रहा है सब, बहुत लोग चले गए। समझ में आ रहा है? कुछ चैट बॉक्स में थोड़ा दिखाओ कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो आगे बढ़ो स्टार्ट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैंने आपको समझाना है वेक्टर वाला चीज़, ठीक है। आओ एकदम ध्यान से सुनो। कुछ यहाँ पे बातें लिखी हुई है वेक्टर के बारे में, जिसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। जिसको आप कैसे समझोगे? स्लाइड तो इधर ख़त्म हो गया। यहीं पे समझाते हैं, रुको। एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। आपको एक टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है इसमें? एकदम ध्यान से समझना है। बायो का मतलब होता है क्या? बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है क्या? कुछ छेड़छाड़ करना, कुछ टेक्निक लगाना। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ छेड़छाड़ किया, कुछ टेक्निक लगाया अपने फायदे के लिए। क्या अपने फायदे के लिए? तो इसको सिंपल भाषा में इसको समझो, एकदम सिंपल भाषा में इसको समझो, एकदम सिंपल।
एकदम सिंपल भाषा में समझना कि मान लो कि आपके पास जो है ना, मान लो कि आपके पास यहाँ पर एक मिर्ची का पौधा है, ठीक है, एक मिर्ची का पौधा है, ठीक है, और ये जो मिर्ची का पौधा है, जो चिली है, ये एक अच्छा मिर्ची कब होगा, एक अच्छा मिर्ची कैसे कहलाएगा वो, एक अच्छा मिर्ची तभी कहलाएगा वो जब उसमें बीटरनेस, बीटरनेस मतलब तीखापन भी बहुत ज़्यादा हो, और उसमें जो पल्पीनेस है, जो उसमें पल्पीनेस है वो भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब फूला हुआ हो, हाँ, और तीखा भी बहुत ज़्यादा हो, तब वो एक ज़्यादा अच्छा मिर्ची कहलाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा, ये वाला कैसा है, ये वाला एक गुड चिली है ना, क्राइटेरिया। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास जो मिर्ची है, इस मिर्ची में आप देखो सामने में, इस मिर्ची में आप देखो कि इसमें जो है ना, इसमें जो है पल्पीनेस है ही नहीं, लेकिन इसमें जो बीटरनेस है, जो बीटरनेस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो अब आप क्या किया, आप कहीं पर घूमने गए, आप गार्डन में आप घूमने गए, ठीक है, फिर आपको दिखाई दिया एक और मिर्ची, ठीक है, एक और मिर्ची दिखाई दिया, जो मिर्ची एकदम ऐसा था, है ना, मतलब उसमें जो है पल्पीनेस भी बहुत ज़्यादा था, और उसमें जो है बीटरनेस भी बहुत ज़्यादा था, ठीक। तो अब क्योंकि आपको बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको ये बात पता है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो पल्पीनेस का हो, चाहे वो बीटरनेस का हो, या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कहाँ से आता है, वो आता है जेनेटिक मटेरियल से, डीएनए आरएनए से। मतलब पॉइंट ये है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में सेल में जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए होता है, और उसी में वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाएगा, ठीक है। तो अब हो सकता है कि डीएनए का कोई सेगमेंट होता हो, जो सेगमेंट को हम लोग जीन बोलेंगे, और यही जीन रिस्पॉन्सिबल होता होगा पल्पीनेस के लिए, है ना, पल्पीनेस के लिए जो आपको चाहिए। तो ये वाला जीन को आप क्या करोगे, ये वाला जीन को आप काट लोगे, ये वाला जीन को आप काट लोगे, और काटने के बाद आप क्या करोगे, एकदम ध्यान से सुनना। सर कैसे काट लेंगे, कैसे काट लेंगे, तो बताएंगे वो आपको, है ना, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में। काटते हैं हम लोग आरी से, है ना, हम लोग आरी से काटते हैं। अब जो जिनको इनको पता है आरी का मतलब क्या होता है, वो चैट बॉक्स में बताना। सर आरी का है बोल रहे हैं, आरी से डीएनए कैसे कटेगा, ये सब राज की बात है, आपको वहाँ पर मैं बताऊंगा बायोटेक्नोलॉजी में। तो पॉइंट क्या है, एकदम ध्यान से सुनना। आपके पास यहाँ पर कोई मिर्च है, ठीक है, जिसमें पल्पीनेस बहुत कम है, बीटरनेस बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास कमी किस चीज़ का, आपके पास कमी है पल्पीनेस का। तो आप कोई मिर्ची ढूंढे जिसमें पल्पीनेस बहुत ज़्यादा आपको मिल गया, तो जो पल्पीनेस कॉज करता था वो वाला जीन सेगमेंट को आप लिए, और यहाँ पर आप इसको काट करके रख लिए, यहाँ पर आप इसको काट करके रख लिए, ठीक है, काट करके रख लिए। अब ये जो जीन है, इस जीन को आप इसमें घुसेड़ दोगे, इनकॉर्पोरेट कर दोगे। लेकिन कैसे इनकॉर्पोरेट करोगे, ये डायरेक्टली नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको ज़रूरत पड़ता है एक वेक्टर का, एक वेक्टर का। वेक्टर क्या होता है भाई, वेक्टर होता है व्हीकल, मतलब ये गाड़ी, इसमें इसको बिठाए और इसको भेज दिए, ठीक है, ये जो जीन है उस जीन को इस वेक्टर में बिठाए और इसको भेज दिए। अब ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर हो सकता है कि इस तरह का कोई डीएनए हो, इस तरह का कोई सर्कुलर डीएनए हो, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना है बात को, ठीक है, समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब ये जो सर्कुलर डीएनए है ना, इस सर्कुलर डीएनए को भी यहाँ से काट लिया जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से जब काट लिया जाएगा, तो ये कैसा दिखाई देगा बताओ, ऐसा दिखाई देगा, है ना। उसके बाद काटने के बाद, ठीक है, एकदम ध्यान देना, ये जीन मान लो कि लाल कलर का है ना। अब ये काटने के बाद ये जो जीन है, ये जो डीएनए है, ये डीएनए को आप क्या करोगे, ये डीएनए को आप यहाँ पर आप भेज दोगे। तो भेजने के बाद ये इस तरह का दिखाई देगा। तो पॉइंट ये है कि ये जो आपका जीन है, जो आप काटे, जो पल्पीनेस के लिए ज़रूरी था, इस जीन को काट लिए, और फिर एक ठो वेक्टर को भी काट लिए। कैसे काटेंगे इसे बताएंगे वहाँ पे, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ दिए। अब ये जो है ना, ये जो चीज़ बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप क्या करते हो, अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप किसी होस्ट प्लांट में आप इनकॉर्पोरेट कर देते हो, आप भेज देते हो, और फिर ये अंदर जाके अपना मल्टीपल कॉपीज बनाने लगता है। तो अब इसको एकदम ध्यान से सुनना इस बात को। ये जिसको जैसे आप इसमें जोड़े, फिर ये अंदर जा करके मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। तो ये मल्टीपल कॉपीज जब ये बनाएगा, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी ORI मौजूद हो। क्यों? क्योंकि मल्टीपल कॉपीज मतलब रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन करने के लिए ORI का ज़रूरी है होना। समझ में आया बात? तो इसी को कहते हैं क्या, बायोटेक्नोलॉजी। बायो में कुछ टेक्निक लगाया, कुछ छेड़छाड़ लगाया, समझे बात को, जिसके लिए ये जो है, ये क्या है, ये वेक्टर है, और ये वेक्टर जो है इस होस्ट सेल में चला गया, और वेक्टर के पास ORI होना ज़रूरी है।
आई बात समझ में? आओ देखो यहाँ पर, कहाँ गया देखना, अभी एक एक लाइन तेरे को समझ में आएगा। हाँ देखो, एकदम ध्यान से सुनो। बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ origin of replication, a piece of DNA, if needed to be propagated during recombinant DNA procedure, requires a vector, and vector provides origin of replication. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि origin of replication, ध्यान से सुन, because of requirement of origin of replication, a piece of DNA अगर ज़रूरत है ना, तो ये पीस ऑफ डीएनए हो गया। ये पीस ऑफ डीएनए को हम लोग यहाँ पर हम लोग जोड़ लिए। एकदम ध्यान से सुनो बाबू, एकदम ध्यान से सुनो। ये जो पीस ऑफ डीएनए, इस पीस ऑफ डीएनए को हम लोग यहाँ पर जोड़ लिए, ठीक है। दैट अ पीस ऑफ डीएनए इफ नीड टू बी प्रोपेगेटेड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो प्रोपेगेटेड शब्द लिखा हुआ है ना, ये प्रोपेगेटेड का मतलब होता है कि अब इसको इसमें जोड़ने के बाद आप जब किसी होस्ट में इसको जब आप भेज दोगे तो ये खुद को रेप्लिकेट करेगा। उसी का मतलब होता है प्रोपेगेट करना। बोलते हैं ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब क्या? रिप्रोड्यूस करना, नंबर्स को बढ़ाना, ठीक है। प्रोपेगेटेड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर, तो जो पूरा जो टेक्निक जो की है ना, जिसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कह रहे हैं, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या फिर प्रोसीजर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि इसमें जो बना रहे हैं वो क्या बनाए? वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाए, ठीक है। हाँ, जो कि रिक्वायर करता है क्या? एक वेक्टर, मतलब उसको वेक्टर का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये तो वेक्टर ही तो है भाई, है ना। जो वेक्टर क्या प्रोवाइड करता है? जो वेक्टर प्रोवाइड करता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ताकि ये अंदर जा करके अपने आप को प्रोपेगेट कर सके, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके। कोई दिक्कत है बताओ? थोड़ा सा डेप्थ लाइन था, टाइम लग गया, ठीक है। आगे बढ़े अब? समझ में आ रहा है ना? चैट बॉक्स में कमेंट करो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब है ट्रांसक्रिप्शन। स्टार्ट करें ट्रांसक्रिप्शन? स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनना। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? एकदम ध्यान से समझते हैं बात को, ठीक है। इसको आप सिंपली लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। अभी इस चक्कर में मत पढ़ना कि सर एमआरएनए होगा कि टीआरएनए होगा कि एचएनआरएनए होगा, इस सब चक्कर में नहीं पढ़ना। हाँ, आरएनए बहुत तरह का होता है, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, आरआरएनए होता है, और एक और होता है एचएनआरएनए, जिसको आपको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी उस चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। चलो सब पढ़ना है बाबू, सब पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़े। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन इसका एक और डेफिनेशन है, ठीक है। और ये डेफिनेशन कैसे है, इसको ध्यान से एकदम समझते हैं, ठीक है, ध्यान से समझते हैं। तो रेप्लिकेशन में जब आप पढ़ते थे, तो रेप्लिकेशन में ये आपका डीएनए है, और ये जो डीएनए है, इस डीएनए के सामने यहाँ पर क्या बनता था? आपका नया वाला डीएनए बनता था। और ये वाला जो डीएनए, इसके सामने भी नया वाला बनता था, लेकिन ये आपका रहता था डिसकंटिन्यूस, वो अलग बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि डीएनए का दोनों ही स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट करता था। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड नया वाला डीएनए को बनाता था, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। क्या बताया मैंने आपको कि डीएनए में दोनों ही स्ट्रैंड नया वाला डीएनए को बनाता था। लेकिन अब ट्रांसक्रिप्शन के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन है ना, इसमें एक ये वाला स्ट्रैंड है और एक ये वाला स्ट्रैंड है। अब दोनों स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड, ठीक है, मान लो कि ये वाला स्ट्रैंड, सिर्फ यही वाला स्ट्रैंड कोड करता है नए वाले एमआरएनए के लिए, ठीक है। देखो रियली में जो है ना, एकदम ध्यान से सुनना बात को। हो सकता है अभी ना मैं वर्ड्स यूज़ करूँ एमआरएनए, तो गड़बड़ाना मत अभी, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक जनरल टर्म आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए, क्योंकि आरएनए बहुत तरह का होता है। लेकिन आपके सिलेबस में आरएनए का कॉन्सेप्ट जो है ना, अलग अलग तरह से बताया है कि एचएनआरएनए कहाँ पर होगा, टीआरएनए कहाँ पर होगा, तो उसके लिए गड़बड़ाना मत कुछ। तो अगर मैं यहाँ पर अभी लिख दूँ एमआरएनए, तो उसमें गड़बड़ मत करना कुछ, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि आरएनए 2-3 तरह का होता है, ठीक है। लेकिन अभी इन जनरल हम लोग बार बार यूज़ करेंगे कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है। सेंट्रल डोग्मा में हम लोग क्या बोले कि डीएनए से एमआरएनए बनता है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलो ओके,
यहाँ पर आपको क्या समझा रहे थे, आपको ये समझा रहे थे कि जो डीएनए है उसमें दोनों ही स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट करता है, लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें दो स्ट्रैंड में से कोई एक ही स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट करेगा, एक्ट एज अ टेम्पलेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा। लेकिन अब इसमें ध्यान देना, ठीक है, कि ये एक्चुअल में कैसे होता होगा प्रोसेस, ठीक है। तो ये प्रोसेस में मान लो कि यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पर गुआनिन है, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा ठीक है, रुको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अभी तो ठीक है ना भाई? हाँ अभी ठीक है। एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, एडेनिन है, ठीक है। चलो अब ध्यान दो। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि मान लो कि ये वाला डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है, ये वाला डीएनए स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करेगा। टेम्पलेट मतलब जिससे देख देख के नया वाला हम लोग स्ट्रैंड को बनाते हैं, ठीक। अब ये जो है क्या बना देगा, ये जो है क्या बना देगा, नया वाला एमआरएनए बना देगा। तो जब ये नया वाला एमआरएनए को बनाएगा तो आप ध्यान दो एकदम, इसका उल्टा बन जाएगा, अपोजिट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट अभी नहीं अभी बता रहे हैं, ठीक है, अभी घुसे नहीं अच्छे से ट्रांसलेशन में। चलो ध्यान दो, ये जो थाइमीन है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब ये गुआनिन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा यहाँ पर। ये जो साइटोसिन है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, गुआनिन हो जाएगा यहाँ पर। ये जो एडेनिन है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, थाइमीन हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये आरएनए है तो आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, क्या होता है थाइमीन की जगह पर, यूरासिल होता है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब इसको ध्यान से समझना, एकदम ध्यान पूर्वक समझना, ठीक है। देखो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग ये कहते हैं ना कि जो एक डीएनए है, जो एक डीएनए है, उस डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस प्रेजेंट होता है कोडिंग सीक्वेंस के फॉर्म में। तो इसी डीएनए को जब आप जूम करोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा ना। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है डाला हुआ, वही क्या है, कोडिंग सीक्वेंस है। मतलब ये एक तरह का जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस बनाता है। समझ में आया बात? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा होगा, कैसा चलेगा, दौड़ेगा, दहाड़ेगा, लंबा होगा, छोटा होगा, जो भी चीज़ होगा वो सभी चीज़ को बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस, जो कि किस में होता है, जेनेटिक मटेरियल में होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कौनो दिक्कत नहीं, ठीक। चलो आगे आओ। तो क्या बता रहे थे, हाँ, तो ये जो डीएनए है इसमें क्या है स्टोर, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर है। अब क्या हुआ, ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर था, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी हो गया किसमें, एमआरएनए स्ट्रैंड में। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड से कॉपी होकर के नेक्स्ट स्ट्रैंड ऑफ एमआरएनए में चला गया। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके वेरी गुड, ठीक है। और दूसरा एक और बात आपको ये ध्यान में रखना है, दूसरा आपको ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। पहले इसको लिख देते हैं, देखो आप, कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड of DNA to the another strand of mRNA, ठीक है। अब इसको ध्यान देना, एक बात समझना अच्छे से, ठीक है। जब भी रेप्लिकेशन होता है ना, रेप्लिकेशन का मतलब क्या, रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए से डीएनए बनना। तो जब भी रेप्लिकेशन होता है तो उस टाइम में एक रूल लगेगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, वही कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ए के जगह पर टी होगा, सी के जगह पर जी होगा, ये सब क्या है, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। मतलब यहाँ पर रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लगता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर भी रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लगता है, ठीक है। टी है तो यहाँ पर ए आ गया, जी है तो यहाँ पर सी आ गया। ठीक, लेकिन
अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जब लगेगा तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री रूल लगेगा, लेकिन जो एडेनिन है उसके जगह पर थाइमीन आना चाहिए, लेकिन थाइमीन की जगह पर क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। ये एक सिंपल सा चीज़ तो है, इसको भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम में हो, देखो बहुत बेसिक से समझा रहे हैं। ठीक है, क्या पता हो सकता है कोई मासूम बच्चा हो जो कि 12th पहली बार पढ़ रहा है, कोई हो सकता है कि कोई बच्चा हो जो कि ड्रॉपर बच्चा हो, और अगर वही चैप्टर अगर पढ़ चुका है तो प्लीज़ आप रिकॉर्डेड सेशन देखिए, और आप 1.5x में देखिए, 2x में देखिए, नाचते हुए पढ़ाएंगे हम, नाच नाच के, स्पीड स्पीड में। ठीक है, लेकिन हमको आराम आराम से पढ़ाने दो, आराम से। ठीक है, चलो आओ। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होता है। ठीक है, लेकिन लेकिन एकदम ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होता है, लेकिन एक्सेप्शन में क्या है ना, यूरासिल इज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ध्यान दो, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े बच्चा। अब समझना एकदम ध्यान से। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना है बात को। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था कि जो एक अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया पूरा, मैंने आपको ये पढ़ाया पूरा कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए बनना या फिर आरएनए बनना। हम लोग एमआरएनए बार बार बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से एमआरएनए बनता है, और यहाँ पर एंजाइम कौन सा लगेगा, मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, अगर कुछ बनाना है, कुछ फॉर्म करना है, कुछ पॉलीमराइज करके बनाना है ना, तो पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमराइज क्यों बोले, क्योंकि छोटा छोटा मोनोमर मिलकर के क्या बनाएगा, पॉलीमर बनाएगा। तो पॉलीमरेज एंजाइम। रेप्लिकेशन के लिए डीएनए से डीएनए ही बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज बनाना है। पॉलीमरेज क्या बनाना है, डीएनए बनाना, डीएनए पॉलीमरेज। किससे बनाना है, डीएनए से ही डीएनए बनाना, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन में बनाना है, क्या बनाना है, तो फिर कौन सा एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। क्या बनाना है, आरएनए बनाना है, तो कौन सा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। किससे बनाना है, डीएनए से बनाना है एमआरएनए को, तो कौन सा एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंजाइम को कहाँ पर लिखोगे, यहीं पर लिख लो एंजाइम को भी। ठीक है, आओ इसको लिखा देता हूँ। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्या, एंजाइम हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं, आप आ जाओ। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट। ठीक है, that codes for new mRNA। ठीक है, मतलब सिर्फ एक ही डीएनए स्ट्रैंड कोड करता है किसके लिए, एमआरएनए के लिए। समझ में आया बात? ठीक है, ओके। अब समझो, एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, the another DNA strand that do not codes for anything is called as coding
स्ट्रैंड, इसको समझो अच्छे से, ठीक है। चलो आओ देखो, ध्यान देना एकदम। तो अब यहाँ पे आप समझो, यहाँ पर आप समझो कि ये आपके पास क्या है, एक बड़ा सा डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, एक बड़ा सा डीएनए का स्ट्रैंड है। और इसमें मान लो यहाँ पर एडेनिन है, थाइमीन है, थाइमीन है, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, ठीक है। फिर उसके बाद एडेनिन है, थाइमीन है, ठीक है, साइटोसिन है, गुआनिन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है, ये वाला जो स्ट्रैंड है, ठीक है, जो कि नया वाला एमआरएनए को कोड करेगा, ठीक है, जो कि नया वाला एमआरएनए को कोड करेगा, ठीक है, नया वाला एमआरएनए को कोड करेगा, नया वाला एमआरएनए को कोड करेगा। इस वाले स्ट्रैंड को हम लोग बोल देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। और इस वाले स्ट्रैंड को हम लोग बोल देते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। अब इसको ध्यान से सुनना, बोला कि डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, इसमें से सिर्फ एक ही स्ट्रैंड नए वाले एमआरएनए को बनाता है। तो जो स्ट्रैंड नए वाले एमआरएनए को बना रहा है उसको हम लोग बोले क्या, इसको हम लोग बोले टेम्पलेट। और जो स्ट्रैंड किसी भी चीज़ को कोड नहीं करता है, किसी भी चीज़ को नहीं बनाता है, उसको बोल दिया क्या, कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था, क्या स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था कि 5 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात मैंने आपको बताया था, एक सेंटेंस था, इसको रटो, इसको रटो, 5 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट, 5 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट, चैट बॉक्स में डालो 5 to 3 बहुत इंपॉर्टेंट। आया बात समझ में, ठीक है। तो बताओ कि ये आपका टॉपिक आप पढ़ रहे हो, क्या टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक। तो अब यहाँ पर आप बताओ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आरएनए है ना, जो बन रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आरएनए है। तो आरएनए का पोलैरिटी क्या हो जाएगा भाई, आरएनए का पोलैरिटी क्या हो जाएगा भाई, आरएनए का पोलैरिटी हो जाएगा 5' to 3'। तो ये जिससे बनता होगा उसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा भाई, 3' to 5'। तो इसके अपोजिट में जो उसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा, अगर ये 3 to 5 है तो ये वाला हो जाएगा 5 to 3। बताओ कोई दिक्कत है, कुछ भी रटना है, कुछ भी नहीं याद करना है कि कोडिंग का पोलैरिटी क्या होगा, टेम्पलेट का पोलैरिटी क्या होगा। और इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना कि सर इधर से पढ़ेंगे किधर से पढ़ेंगे, इसको 5 to 3 बोल दिए, फिर इसको 5 to 3 बोल दिए, फिर इसको 5 to 3 बोल दिए, फिर यही 3-5 करते ना, फिर तेरा क्वेश्चन 9-2-11 हो जाएगा 3-5 करने के चक्कर में। ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग एकदम ट्विस्ट एंड टर्न वाला क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। अभी ट्रांसक्रिप्शन में घुसे नहीं, अभी इंट्रोडक्शन में ही है, एकदम ध्यान से समझिए आप, ठीक है। चलो आओ, मैंने आपको क्या बताया कि नया वाला जो एमआरएनए बन रहा है उसका पोलैरिटी क्या हो जाएगा, इसका पोलैरिटी हो जाएगा हमेशा क्या, इसका हो जाएगा 5 to 3। तो ये जिससे बना होगा उसका क्या हो जाएगा 3 to 5, तो उसके सामने जो उसका क्या हो जाएगा 5 to 3। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आप चैट बॉक्स में बताओ, कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से क्या क्या बनेगा, ठीक है। चलो बताओ, कमेंट करके बताओ, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक। अब सुनो एकदम ध्यान से मेरा बात, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। तो इम्पॉर्टेंट ये है अभी कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया कि भाई डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, उसमें सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट करता है। लेकिन तब क्या होगा जब डीएनए का दोनों ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट वर्क करने लग जाए, तब क्या होगा, ठीक है। तो वही आपको जानना है अभी, व्हाट विल हैपन इफ बोथ द स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, ठीक है। हाँ, ये बहुत बढ़िया लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है देखने में। हाँ चलो आओ देखो, तो इसमें आप एक बात समझो कि ये मान लो आपके पास डीएनए है, ठीक है। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए में क्या होता है, स्टोर्ड होता है, क्या स्टोर होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। ये डीएनए में स्टोर्ड है जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस। और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मान लो कि यहाँ पर हम लोग अगर एक पॉइंट को और कंसिडर करें, सेगमेंट ऑफ जीन को और कंसिडर करें, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जीन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जीन मान लो कि हाइट वाला जीन है, ठीक है, हाइट वाला जीन है, ठीक है। हम लोग कहते हैं ना कि 2 स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस डीएनए में स्टोर्ड रहता है, पहला बात। दूसरा बात ये हम लोग कहते हैं कि सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन। तीसरा स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं क्या कि हाँ, इसकी मम्मी तो शॉर्ट हाइट की है, इसके पापा लंबे हाइट के थे, तो हो सकता है कि इस बच्चे में इसके पापा वाला हाइट वाला जीन आया होगा। तो
अब समझ में आया तेरे को हाइट वाला जीन का मतलब क्या है? हाइट वाला जीन का मतलब है कि ये जो जीन है, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसमें कि इंफॉर्मेशन होता होगा हाइट बढ़ाने के लिए, है ना, तो ये हाइट वाला जीन हो गया। तो अब ये डीएनए अपना हाइट बढ़ाता कैसे होगा, ये अपना हाइट का इन्फॉर्मेशन डालता कैसे है बॉडी में, जिसको ध्यान दो। ये जो डीएनए है, ये डीएनए कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एमआरएनए में। फिर ये जो एमआरएनए है, ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए बना लेता है प्रोटीन। और अब ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन हो सकता है कि कोई हार्मोन की तरह काम करने लग जाए, जैसे ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन, हाइट बढ़ा देगा। या फिर हो सकता है कि ये हार्मोन किसी एंजाइम की तरह काम करने लग जाए। एंजाइम की तरह अगर ये काम करने लग गया तो ये एंजाइम क्या करेगा? किसी एक्स कंपाउंड को वाई में कन्वर्ट करा देगा, और ये वाई कंपाउंड क्या पता कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखाता हो। समझ में आई ये बात आपको? फिर से सुनो एकदम ध्यान से। जीन है, सॉरी डीएनए है, उसका सेगमेंट ये जीन है। ये जीन हो सकता है एक्सप्रेस हो गया किस फॉर्म में? एमआरएनए के फॉर्म में। अब ये एमआरएनए हो सकता है कि प्रोटीन बना दे। ये पढ़ाए है आपको सेंट्रल डोग्मा में, जीन एक्सप्रेशन में, ठीक है। अभी जो प्रोटीन है ये हो सकता है कि हार्मोन की तरह काम करने लग जाए। ऑल जो है ना हार्मोन्स का नेचर था, पेप्टाइड हार्मोन, आइडोनिन हार्मोन, है ना। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, देखो ये प्रोटीन हो सकता है कोई हार्मोन की तरह काम करने लग जाए, या फिर ये प्रोटीन हो सकता है कोई एंजाइम की तरह काम करने लग जाए। और अगर ये एंजाइम की तरह अगर ये काम करने लगेगा तो ये कोई एक्स कंपाउंड को वाई में कन्वर्ट करेगा। एंजाइम का नेचर क्या? रिएक्शन कराना। फिर ये जो कंपाउंड बनेगा ये हो सकता है कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब कुछ इफेक्ट दिखाए। तो इस तरह से काम करता है हमारा क्या, जनरली जो भी कोई भी अपना एंजाइम है, फिर जीन है, वो कैसे काम करते हैं मैंने आपको बताया, सेंट्रल डोग्मा में मैंने आपको पढ़ाया भी था। अब ध्यान दो, लेकिन व्हाट विल हैपन इफ बोथ द स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट? तो यहां पर क्या होगा? क्या होगा? बताओ बताओ बताओ, क्या होगा? नहीं बताओगे? हम बताएं? ठीक, आओ ध्यान दो, क्या होगा। ये मान लो कि मैंने कोई डीएनए बनाया, ठीक। यहां पर एडेनिन, रुको, यहाँ पर एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, फिर उसके बाद गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, और यहाँ पर ये बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। पोलैरिटी पे ध्यान मत दो अभी, ठीक है। आओ देखो, अब मान लो कि ये वाला स्ट्रैंड सिर्फ काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है? एज अ टेम्पलेट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा बताओ, एकदम ध्यान से बताओ। ये जो टी है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये जो सी है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या बोल रहे हैं? ये जो जी है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये जो सी है उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। ये जो ए है उसका उल्टा क्या होना चाहिए? टी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये आरएनए है, तो इसलिए यहाँ पर यूरासिल हो जाएगा, ठीक है। गड़बड़ा मत देना यार। न्यू एमआरएनए, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब ध्यान दो, एकदम ध्यान दो, ठीक है। अब मान लो कि ये वाला जो स्ट्रैंड है, ठीक है, ये वाला स्ट्रैंड भी वर्क करने लग गया, कैसे? एज अ टेम्पलेट। तो फिर ये कैसा बनाएगा? एकदम ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। ये भी तेरा क्या है? न्यू वाला एमआरएनए है। और ये तो पता है ना तेरे को, ये डीएनए है, गधा बच्चा, पता है, ठीक। अब देखो, तो अब ये अगर यहाँ पर अगर एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमीन, लेकिन ये आरएनए है तो ये यूरासिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर साइटोसिन है तो यहाँ पर गुआनिन हो जाएगा, यहाँ पर अगर गुआनिन है तो यहाँ पर साइटोसिन हो जाएगा, यहाँ अगर थाइमीन है तो यहाँ पर एडेनिन हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई डीएनए स्ट्रैंड का अगर कोई डीएनए का दोनों ही स्ट्रैंड अगर एज अ टेम्पलेट काम करने लग जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दो अलग अलग एमआरएनए बनेगा। अब अगर दो अलग अलग एमआरएनए अगर बनेगा तो ये हो सकता है कि यहाँ पर कोई अलग प्रोटीन बना दे, है ना। और यहाँ पर भी हो सकता है कि कोई अलग प्रोटीन बना दे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर ये जो प्रोटीन है ये कोई अलग अपना फंक्शन करेगा, फिर ये जो प्रोटीन है ये भी अपना कोई अलग फंक्शन करेगा। अब इसमें ध्यान से सुनो, चमका कुछ बात? नहीं चमका? देखो आओ ध्यान दो, इसको मिटाओ पहले, कुछ और भी चीज़ यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि, ध्यान दो। अब क्या आपको ये बात अभी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक डीएनए
का ये एक जीन कोई एक mRNA बनाया, फिर ये कोई एक प्रोटीन बना, ये तीन ऐसे ऐसे लिख दिया है ना, ये कोई एक प्रोटीन बनाया, ठीक है। अब ये एक प्रोटीन कोई एक फंक्शन करेगा, अब वो फंक्शन वो दो तरह से कर सकता है, क्या पता इस पाथवे में एंजाइम बना दे, क्या पता इस पाथवे में हार्मोन बना दे, दो तरह से जीन एक्सप्रेशन होता है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन आप ये समझो कि एक जीन से एक mRNA, उससे एक प्रोटीन, उससे कोई एक फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके वेरी गुड। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक ही जीन है, दो mRNA बन गया, दो अलग अलग प्रोटीन बन गया, दो अलग अलग फंक्शन हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या कि जीन एक्सप्रेशन इज कॉम्प्लिकेटेड। समझ में आया बात, जीन एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, जीन एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ठीक है, एकदम ध्यान दो। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे केस 1, ठीक है। और केस 1 में क्या बोलेंगे, केस 1 में बोलेंगे, केस 1 में बोलेंगे टू डिफरेंट mRNA is formed that will form two different proteins, ठीक है। that will complicate the gene expression। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दो एक केस 2 पर कि भाई केस 2 है ना, क्या हो जाएगा केस 2, एकदम ध्यान दो केस 2 में, ठीक है। ध्यान से समझना, ये दोनों जो mRNA है इसको एकदम गौर से देखो, गौर से देखो। न्यू mRNA ये पहला वाला है और न्यू mRNA ये दूसरा वाला, इसको गौर से देखो। क्या आपको ये चीज दिखाई दे रहा है कि ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है? एक का उल्टा क्या होता है, टी होता है, लेकिन ये आरएनए है तो ए का उल्टा क्या हो जाएगा, टी के जगह पर यू हो जाएगा, सी का उल्टा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, जी का उल्टा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ आरएनए है ना, यू है यहाँ पर टी की जगह पर, तो यू का उल्टा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है ये बात कि ऐसा हो सकता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए बन जाए। अगर ये दोनों सेम फ्रैक्शन ऑफ टाइम में अगर होगा ना, साथ में अगर ये बनने लग जाएगा ना, तो ये दोनों जो आरएनए बनेगा वो ऐसे जुड़ जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है, फिर से सुनो बात। ये एक डीएनए स्ट्रैंड, कॉन्सेप्ट क्या है कि डीएनए स्ट्रैंड है, उसका सिर्फ एक ही डीएनए स्ट्रैंड, ध्यान ध्यान फोकस, इधर देखो, इधर इधर नोट्स बनाओ प्रॉपर, क्या कर रहा है इधर देखो। जो डीएनए स्ट्रैंड है, ये डीएनए स्ट्रैंड में दो जो स्टैंड आपको दिख रहा है ना, ये दोनों स्टैंड में से सिर्फ एक ही स्टैंड एज अ टेम्पलेट काम करता था। अब एक क्वेश्चन पूछे, भाई बताओ तब क्या होगा जब दोनों ही स्टैंड एज अ टेम्पलेट काम करने लग जाए? तो दोनों स्टैंड अगर टेम्पलेट की तरह काम करेगा तो दो नया नया एमआरएनए बना देगा, फिर दो नया नया प्रोटीन बनाएगा, तो जीन एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि एक डीएनए से एक एमआरएनए, एक प्रोटीन, एक फंक्शन होना चाहिए था। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो दो एमआरएनए बनाना, ये दोनों एमआरएनए एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये दोनों एमआरएनए क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा आपस में, तो डबल स्टैंड एमआरएनए बन जाएगा। तो क्या दिक्कत है सर, डबल स्टैंड एमआरएनए बनेगा तो बनने दीजिए, अभी बताते हैं क्या दिक्कत आएगा। ठीक है, चलो आओ देखो। both the mRNA is complementary in nature, hence will form double stranded mRNA that will not undergo into translation। ठीक है, hence process is futile। फ्यूटाइल का मतलब होता है वेस्टफुल। एकदम ध्यान देना, ठीक है, ये लाइन को समझाता हूँ मैं भी, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। देखो, अरे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कहाँ समझाएं, कहाँ समझाएं? अच्छा यहाँ समझाते हैं, फिर इसको मिटा देंगे। ठीक है, और देखो ध्यान देना, जनरली क्या होगा कि ये जो डीएनए है,
ये डीएनए बनाएगा एमआरएनए। अब ये जो एमआरएनए है, ये एमआरएनए प्रोटीन बनाता कैसे है, यहाँ तो बोल दिया एमआरएनए, फिर ये प्रोटीन बनाता कैसे है। तो इसमें जुड़ता है एक राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट, फिर एक जुड़ता है और राइबोसोम लार्जर सब यूनिट, यहाँ पर आएगा टीआरएनए। ये सब क्या होता है, ये सब मत देखो, बस देखो ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा चीज़ होता है कुछ कुछ। क्या क्या बड़ा चीज़ होता है कि ये एमआरएनए में यहाँ राइबोसोम, फिर उसके बाद ये प्रोटीन बनाया। तो ये राइबोसोम अटैक होता है इस एक एमआरएनए स्ट्रैंड में। लेकिन अब एमआरएनए स्ट्रैंड ही अगर 2 को बन जाएगा तो ये कैसे ये राइबोसोम आएगा, कैसे ये प्रोटीन बनाएगा, समझे बात को। या तो इसको अगर आप समझ लो तो बढ़िया है कि एक एमआरएनए स्ट्रैंड में इधर राइबोसोम जुड़ेगा, इधर भी राइबोसोम जुड़ेगा, फिर ये ऐसे मूव करेगा, फिर ये प्रोटीन बनाता फिरेगा, ठीक। लेकिन अगर ये 2 को स्ट्रैंड अगर बन गया, ये एमआरएनए स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड अगर बन गया, तो ये कैसे अटैक करेगा, ये नहीं अटैक कर पाएगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा, समझे बात को। अब नीचे वाला लाइन को आप पढ़ो, क्या पढ़ो नीचे वाला लाइन को, कि both the mRNA is complementary in nature, hence will form double stranded mRNA, जो कि आगे ट्रांसलेशन में नहीं जाएगा, hence will not undergo into translation। इसलिए जो पूरा जो प्रोसेस है वो कैसा है, वेस्टफुल प्रोसेस है, जिसको इंग्लिश में क्या बोल दिया, फ्यूटाइल बोल दिया, फ्यूटाइल, ठीक है। अब एनसीईआरटी देखें एक बार, आजा देख लें एनसीईआरटी, ठीक है। देखो, process of copying of genetic information from one strand of DNA, from one strand of DNA into RNA is termed as transcription। बताओ कोई दिक्कत है, इससे भी अच्छा डेफिनेशन लिखवाएं हम, है ना, एकदम एग्जैक्ट लिखा है, वन स्ट्रैंड से अनदर स्ट्रैंड ऑफ आरएनए में कॉपी करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये क्या करता है, कौन सा रूल ये फॉलो करता है, रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन में क्या है, एक्सेप्शन में है कि एडेनोसिन पेयर करता है नाउ किसके साथ, यूरासिल के साथ इंस्टेड ऑफ थाइमिन। ये तो पता ही है बात, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अनलाइक द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, क्यों, क्योंकि रेप्लिकेशन के प्रोसेस में जो है एडेनिन पेयर करता है थाइमिन के साथ, ठीक है। विच वंस लेट इन द टोटल डीएनए ऑफ द ऑर्गेनिज्म गेट्स डुप्लीकेटेड। हाँ, जो टोटल डीएनए है वो डुप्लीकेट हो जाएगा इन ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा हाँ, बोला कि जो वो है ना रेप्लिकेशन है उसमें टोटल डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, ध्यान देना, इन ट्रांसक्रिप्शन ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड। वहां पर जो है आपका, वहां पर जो है आपका ये डीएनए स्ट्रैंड का ये वाला स्ट्रैंड भी कॉपी हो गया, ये वाला स्ट्रैंड भी कॉपी हो गया, लेकिन यहाँ पर डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट काम करता है। समझ में आया, हाँ समझ में तो आ रहा होगा, है ना, इज कॉपी टू आरएनए। अब ये क्या करेगा ना, ये नेसेसिएट्स करता है डिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ दैट, को डिमार्केट द रीजन ऑफ दैट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। इसको ध्यान से समझना, एकदम ध्यान समझना। ये कहता है, ये जो रूल है ना कि डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट में काम करेगा, एज अ एक ही स्ट्रैंड नया वाला आरएनए बनाएगा, ये एक बाउंड्री बना दिया है, एक लिमिटेशन बना दिया है, ये जो है एक बाउंड्री बना दिया, ये जो है एक बाउंड्री बना दिया, एक लिमिटेशन बना दिया, है ना, कि डीएनए का कौन सा पार्ट, कौन सा जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी होगा, कौन सा नहीं होगा, ये उसका सिंपल एक मीनिंग है, ठीक है। फिर यहाँ पर बोलेगा कि भाई वाई बोथ द स्ट्रैंड आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। सिंपल आंसर क्या है कि अगर दोनों ही स्ट्रैंड अगर एज अ टेम्पलेट अगर काम करने लग जाए तो वो क्या करेगा, है ना, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सीक्वेंस, ठीक है। रिमेंबर करो ये बात कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब नहीं होता है आइडेंटिकल। ये लाइन है, बहुत बच्चा वो कंफ्यूज करता है। लाइन का मतलब क्या मालूम है, ये लाइन का मतलब है कि ये डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ से एक बन गया और यहाँ से एक बन गया, ठीक है, ये वाला से एक बन गया और फिर ये वाला से एक बन गया, ठीक। तो कह रहा है कि ये वाला और ये वाला सिमिलर नहीं है एग्जैक्टली, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, तो मैंने आपको बताया ना, प्रूफ करें कॉम्प्लीमेंट्री कैसे है। यहाँ पर अगर सी है तो यहाँ पर जी था, यहाँ अगर ए है तो यहाँ पर यू था, तो कॉम्प्लीमेंट्री है। ये बहुत कंफ्यूज करता है, इसको कंफ्यूजन में नहीं डालना है ना, ठीक है, टेंशन नहीं लेना कुछ। चलो आओ, रिमेंबर कॉम्प्लीमेंट्री डज नॉट मीन्स आइडेंटिकल, ठीक है। इन टर्न दे कोड फॉर प्रोटीन्स, ठीक है। वो अगर वो प्रोटीन बनाते हैं, इफ दे कोड फॉर प्रोटीन, तो जो सीक्वेंस रहेगा प्रोटीन का वो अलग अलग रहेगा दोनों में, क्योंकि सीक्वेंस अलग अलग है, ठीक है। इफ दे कोड फॉर प्रोटीन, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन वुड बी डिफरेंट, हेंस one segment of the DNA would be coding for two different protein। इसी कारण से क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्या, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर मशीनरी, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन मशीनरी। मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डीएनए है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन
ट्रांसफर मतलब जो डीएनए है वो एमआरएनए में गया, फिर जो एमआरएनए प्रोटीन में गया, तो इसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफर होने वाला मैकेनिज्म। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीकेट हो जाएगा। अब आगे देखो, सेकंड सेकंड क्या है? द टू आरएनए मॉलिक्यूल इफ प्रोड्यूस्ड साइमल्टेनियसली अगर बनेगा, वो साथ में सेम टाइम फ्रैक्शन में अगर वो बनेगा, तो वो हो सकता है कि क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है ईच अदर, तो फिर वो क्या करेगा? वो बना देगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। और ये क्या करेगा? प्रिवेंट कर जाएगा आरएनए को ट्रांसलेट होने से। किस में ट्रांसलेशन होता था? प्रोटीन में होता था, उसको प्रिवेंट कर लेगा। समझे बात को? और ये जो पूरा जो एक्सरसाइज है ट्रांसक्रिप्शन का, ये जो पूरा जो एक्सरसाइज है कहाँ गया? एक सेकंड रुकना बस। थोड़ा सा रुकना बाबू। और थोड़ा सा मैनेज कर लो, एक सेकंड रुकना। देखो देखो देखो, थोड़ा सा मैनेज कर लो, आओ ध्यान देना, ठीक है? वो पूरा जो एक्सरसाइज है, ठीक है, ध्यान दो। ये क्या करेगा? डबल स्ट्रैंड आरएनए बना देगा, तो प्रिवेंट कर देगा ट्रांसलेशन से, ठीक है? और ये पूरा जो एक्सरसाइज है, मतलब ये पूरा जो प्रोसेस हुआ ट्रांसक्रिप्शन का, वो कैसा हो गया? वेस्टफुल हो गया, मतलब फ्यूटाइल हो गया। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। चलो, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है? जो लोग रुके हुए हैं यहाँ तक चैट में अभी तक, उसका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? आप नोट्स अच्छे से बनाओ, मैं फिर से कह रहा हूँ, नोट्स अच्छे से बनाओ। और अगर कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं आपको सॉल्व करूँगा। और हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि संडे को 30 मिनट का लाइव सेशंस रखेंगे हमेशा, जिसमें कि आप चैप्टर्स को प्लीज़ चैप्टर को पढ़ करके आना, उसके बाद ज्वाइन करना। और हम लोग कुछ रैंडम कुछ ऐसे लाइव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, या फिर कुछ डिस्कशन, या फिर कोई डाउट, या कुछ भी आपके सवाल, ये सब हम लोग लेंगे, ठीक है? लेकिन चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है? और अगर कुछ अलग से अगर कुछ सवाल है, कुछ अलग नॉन एकेडमी या कुछ अगर सवाल है, तो प्लीज़ उसको लिख करके लाइए। कुछ मीनिंगफुल हो, कुछ वैसा हो जो आपके पढ़ाई में डिस्टर्बेंस डालता हो, जो आपके लिए ज़रूरी हो, वही से सवाल पूछना, ठीक है? चलो, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, ठीक है? तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। और कुछ कुछ बात है जो आपसे करना है मुझे, ठीक है? जो मैं आगे कभी अपने वीडियोस में करूँगा। अभी लेक्चर बहुत लंबा हो गया, मेरा भी क्लास का टाइम हो रहा है, ठीक है? तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। ठीक, चलो।